एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसे ही कल हम आपको एक और वीडियो देने वाले हैं जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। ऐसे ही एक मास की बना देंगे, एक रमन की बना देंगे और स्टार्टिंग में थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स से आप बहुत आराम से बेहतरीन पेपर करके आओगे, इस बात की गारंटी है। जो लोग फिजिक्स में परेशान हैं उनके लिए भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, परेशान ना हो। हमने कई बार कहा है कभी भी हाथ आपका छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई, जब तक थाराबाई चमन जिंदा है कोशिश पूरी रहेगी। तो चलिए, ये क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन इस पूरे एक क्लास को देखने के बाद एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, इस बात की गारंटी है। चलिए सर शुरू करते हैं। तो एनएमआर का पूरा नाम क्या होता है? एनएमआर का नाम होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई, न्यूक्लियर मतलब नाभिक। नाभिक सबको पता है, नहीं पता हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने कहा दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग एटम यानी परमाणु कहते हैं। परमाणु दो भागों से बना होता है, यह बाद में और वैज्ञानिकों ने बताया। परमाणु हमेशा दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग परमाणु का नाभिक कहलाता है। एक भाग क्या कहलाता है? परमाणु का नाभिक। नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर मेरे भाई हम लोग बात करेंगे नाभिक की। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। यानी अगर हम नाभिक पर आवेश की बात करें तो नाभिक पर भी आवेश कैसा होता है? प्लस होता है। पूरे का पूरा जलवा प्रोटॉन का होता है। न्यूट्रॉन तो खाली बोझ बढ़ाने के लिए, खाली वजन बढ़ाने के लिए होता है सर। ठीक है, तो हम लोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। पीएमआर क्यों बोलते हैं मेरे भाई? प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि नाभिक के अंदर कौन कौन होता है बताओ? प्रोटॉन और कौन होता है? न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है और न्यूट्रॉन मेरे भाई उदासीन है, उस पर ना तो प्लस है ना माइनस है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हम लोग प्रोटॉन का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटॉन के ऊपर प्लस यानी नाभिक के ऊपर प्लस, यानी सारा करता धरता कौन है? प्रोटॉन। तो इसे कह लो मेरे भाई प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या कह लो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्योंकि न्यूक्लियर में किसका जलवा है? प्रोटॉन का। तो इसे चाहे आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहो या फिर पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हमने देखा YouTube पे बहुत कम वीडियोस इससे रिलेटेड है, इस वजह से पहले हमने इसे चुना है। कुछ लोग कहेंगे सर आईआर बहुत वीडियोस है सर। ठीक है, चीजें वो बनाओ जो कठिन हो, तब मजा आता है मेरे भाई। हमें मालूम है 4th सेमेस्टर की ऑडियंस यहाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन इस वीडियो के खत्म होते होते शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फिर बताना फीडबैक कमेंट करके मेरे भाई। मेहनत लगती है बैक हैंड पर। तो एनएमआर कह लो, पीएमआर कह लो, एक ही बात होती है। और इनके जो स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? जो इनके चित्र बन के आएंगे। स्पेक्ट्रम माने हमेशा समूह होता है, ठीक है। जो इनके ग्राफ बन के आएंगे अपनी भाषा में, जो इनके पीक्स आएंगे, जो इनके शिखर मान आएंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे स्पेक्ट्रम। कैसे कहेंगे? एक एक करके आपको समझाएंगे। चलिए, सबसे पहले हमने यहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा लिख दी है। क्या होती है मेरे भाई? स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह ब्रांच। बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके कोर्स में है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अल्ट्रावायलेट है। तो इतनी सारी जो पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपीज की ब्रांच है, उस ब्रांच में स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह ब्रांच जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स के एटम्स, मॉलिक्यूल मतलब कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, दुनिया में कोई भी चीज है, मॉलिक्यूल कोई भी है, काहे से मिलकर बना है? एटम से। और एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। तो जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स के एटम्स के न्यूक्लियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। इसमें एक्स रेज होती हैं, विजिबल रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, रेडियो रेज होती हैं, बहुत सारी रेज आपने पढ़ रखी हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रेडियो वेव्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी सरल भाषा में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए विकल्प के भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी इस पूरी वीडियो को देखे। नॉलेज बहुत जरूरी है मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव तो रट लोगे चले जाओगे कोई बात नहीं, तो ध्यान से सुनना। इस पूरी वीडियो को अगर आपने देखा तो नॉलेज आएगी और ऑब्जेक्टिव लगाने में भी आसानी होगी। तो अगर हम कहें कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस रेडिएशन का प्रयोग करते हैं, तो रेडियो वेव्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रेडियो वेव्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। वो भी रेडियो वेव्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली नहीं चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी वाली चाहिए होती हैं, जिनकी रेंज होती है 10⁶ से लेकर 10�7 हर्ट्ज के करीब हमें रेडियो वेव्स चाहिए होती है। इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स चाहिए होती। अब होता क्या है सुनो,
सरल भाषा में सुनो मेरे भाई, होता क्या है, हमने कह दिया स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो ब्रांच है जिसमें एटम क्या करेंगे, एटम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कौन से वाले होंगे, रेडियो वेव्स वाले होंगे। यानी सरल भाषा में कहें तो एटम्स को ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी सर, ठीक है। और जब एनर्जी मिलेगी तो अभी हम यहां पर एटम्स में सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। एनएमआर का मतलब ही है न्यूक्लियर, यानी नाभिक की बात कर रहे हैं। तो जब ऊर्जा मिलेगी तो जिसे भी ऊर्जा मिलेगी वो उड़ने लगेगा भाई, सीधी सी बात है। कहते नहीं भूखे भजन ना होई गोपाला, पेट भूखा हो कोई भैया नहीं बड़ी बड़ी बातें करेगा, ना कोई माला लेके बैठता है, पहले खाने की जुगाड़ करता है। पेट भरा हुआ हो फिर आदमी मोटिवेशन देना शुरू कर देता है, एक बार गाड़ी चल जाए फिर वो ज्ञान देना शुरू कर देता है। उसी तरीके से जब कभी मेरे भाई एटम्स को यानी न्यूक्लियस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलेंगे यानी ऊर्जा मिलेगी तो वो हवा में उड़ने लगेगा। क्या होगा मेरे भाई, दो इसमें लेवल बन जाएंगे, एक E1 यानी ग्राउंड स्टेट रहेगी, एक E2 यानी एक्साइटेड स्टेट, यानी दो लेवल में स्प्लिटिंग हो जाएगी। किस तरीके से होगी, क्या होगी, हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले तो आप ये समझिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो है जिसमें जो एटम हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं उन्हें कुछ एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से कौन सी लोगे, उनमें से आप लोगे रेडियो वेव्स। तो जब रेडियो वेव्स एटम्स को मिलेंगी तो उसमें कुछ कुछ होता है, जो कुछ कुछ होगा उस ब्रांच को ही हम लोग क्या कहेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी समझ में आ गई होगी क्या होती है। अब चलते हैं मेरे भाई आगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल मतलब ये कैसे काम करेगी, इसका सिद्धांत क्या है। हमने आपको अभी बताया सिद्धांत क्या है, जिसे ऊर्जा मिलेगी वो उड़ेगा, वो या तो सीधा घूमेगा या उल्टा घूमेगा, मतलब या तो अच्छी राह पे निकलेगा या उल्टी राह पे निकलेगा। वैसे ही प्रोटॉन करेगा मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन का घूमना तो आज तक आपने सुना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है और अपनी एक्सिस पे घूमता। एक्सिस मतलब यहां है, ये एक्सिस के चारों, जैसे पृथ्वी चारों तरफ भी घूम रही है सूर्य के और एक्सिस पे भी घूम रही है। जैसे शक्तिमान अपनी एक्सिस पे घूमना शुरू कर देता था, अपनी एक्सिस पे घूमता है। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के समान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्पिन करते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमने तो 12वीं क्लास तक सुना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मेरे भाई अब हम लोग डीप एनालिसिस कर रहे हैं, अब हम लोग न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर के लिए भी बहुत सारे मॉडल्स दिए गए और ये पता चला कि मेरे भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्पिन करते हैं यानी घूमते हैं। और जब ये घूमेंगे मेरे भाई तो यदि न्यूक्लियर पार्टिकल्स पेयर्ड नहीं है, कभी कभी क्या होता है मान लिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, जोड़े में है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो ठीक है। लेकिन अगर वो पेयर्ड नहीं है, जोड़े में नहीं है, तब क्या होगा, एक स्पिन मिलेगी। जब स्पिन मिलेगी यानी एक्स्ट्रा स्पिन मिलेगी। मान लिया दो लोग हैं, तुम घूमो हम घूमो, कैंसिल कर दिया, किनारे हो गए। लेकिन मान लिया प्रोटॉन ज्यादा है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हम लोग यहां पे क्या लिख दे रहा है मेरे भाई, समझते रहना, पूरी वीडियो बहुत मजेदार। हम लोग लिख दे रहा है 1H1। अब मेरे भाई ये 1H1 लिखा हुआ है। 1H1 अगर मान लिया यहाँ प्रोटॉन की बात करें, कितना, एक प्रोटॉन है इसमें, लेकिन न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें 0 न्यूट्रॉन है, यानी पेयर बन ही नहीं रहा है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। तो जब पेयरिंग नहीं होगी तब क्या होगा कि जो व्यक्ति एक्स्ट्रा होगा उसकी स्पिन हमें मिलेगी, वो घूमता हुआ फील होगा हमें। तो हमने लिखा यदि न्यूक्लियर पार्टिकल पेयर्ड नहीं है तब एक नेट स्पिन हमें प्राप्त होगी, हमें ऐसा फील होगा कि कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ स्पिन है मेरे भाई। तो जो नेट स्पिन हमें प्राप्त होगी, जैसे चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन जब स्पिन करता है तब यह मैग्नेटिक मोमेंट इसके एक्सिस के अलॉन्ग प्रोड्यूस करता है। यानी क्या होगा, जब कभी भी पेयरिंग नहीं होगी, मतलब प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो अब प्रोटॉन क्या करेगा, स्पिन कर रहा है। जब वो स्पिन करेगा तो वो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय मोमेंट मतलब आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है, जब भी कोई चीज घूम रही होती है तो वहां पर आघूर्ण यानी मोमेंट जनरेट होता है। तो मेरे भाई जब प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन स्पिन कर रहा है, प्रोटॉन घूम रहा है, तो ये क्या करेगा, मोमेंट जनरेट करेगा। मोमेंट का मतलब आघूर्ण जनरेट करेगा। अब प्रोटॉन दो तरीके से मेरे भाई घूम सकता है। एक तो वो अपनी एक्सिस के क्लॉकवाइज घूम सकता है। क्लॉकवाइज का मतलब सीधे सीधे घूमेगा, एक उल्टा भी घूम सकता, यानी एक क्लॉकवाइज सीधे घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज उल्टे घूमेगा। जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो अपवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यानी जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा मिलेगा, जब कभी भी वो एंटी यानी उल्टा घूमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा सर, ठीक है। अब देखिए कैसे ये चीजें चलेंगी।
क्योंकि जब ये घूमा तो इसे तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ। अब किस तरीके से ये मैग्नेटिक मोमेंट काम में आएगा, किस तरीके से ऐड होगा, ये वीडियो देखना, कहानी की तरह सुना रहे हैं, पूरी सुन लेना, नोट्स आपको हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो, सुन लो, लिखो मत मेरे भाई। अब होगा क्या, जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं है, मान लिया अभी क्या है, अभी नॉर्मल सी चीजें चल रही हैं, आराम से प्रोटॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने लेवल पे चल रहा है, प्रोटॉन अपने लेवल पे है, पूरा एटम अपनी तरीके से चीजें चल रही हैं, अभी कोई चुंबक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब तक क्या होगा, अंधाधुंध गति, कुछ भी कैसे भी कोई भी कर सकता है। जैसे जब तक क्लास में टीचर नहीं होता है तब तक क्या होता है, बच्चे कुछ भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, रैंडम का मतलब होता है अंधाधुंध वाला। लेकिन टीचर के आने के बाद, यानी मैग्नेटिक फील्ड के आने के बाद, बच्चे एक ऑर्डर में बैठ जाते हैं। उसी तरीके से होगा क्या मेरे भाई, जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी तब न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ओरिएंटेशन रैंडम होगा। यानी ये जो स्पिन से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ है ये रैंडम होगा, अंधाधुंध होगा। कहानी आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि मेरे भाई कौन है, परमाणु है, परमाणु यानी एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पेयरिंग नहीं है, नहीं पेयरिंग है तो प्रोटॉन क्या करेगा, घूमेगा। अब जब प्रोटॉन घूमेगा तो एक्स्ट्रा घूमता हुआ जो हमें मिलेगा उससे मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट दो तरीके का हो सकता है, या तो वो सीधे घूम रहा होगा तो बढ़ा हुआ होगा, या तो वो उल्टे घूम रहा है तो घटा हुआ होगा, लेकिन अंधाधुंध घूम रहा है। लेकिन जब हम लोग एक बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तब ये ऑर्डर में आ जाएगा, एक नहीं कहते डिसिप्लिन चाहिए होगा। तो जरा देखिए, तब न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ओरिएंटेशन रैंडम होता है मेरे भाई। रैंडम का मतलब कैसे भी मूव करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। रैंडम मतलब अंधाधुंध होता है, परंतु जब मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, अभी तक अंधाधुंध घूमते रहो, अंधाधुंध मैग्नेटिक मूवमेंट है, सब कुछ अंधाधुंध है, लेकिन जैसे ही हमने बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ऑर्डर में आना पड़ेगा, तब मैग्नेटिक मूवमेंट या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है या एंटी पैरेलल हो जाता है। दो ही बातें होंगी, मास्टर आएगा या तो उसकी सपोर्ट में हो जाओगे, अरे वाह भाई बहुत बढ़िया पढ़ाया, इसके साथ साथ चलेंगे, और या तो एंटी पैरेलल हो जाओगे, अबे कैसा चिंदी मास्टर है, बेकार है, पढ़ाई नहीं पाता, हम जा रहे हैं एंटी पैरेलल, उल्टी साइड में चले जाओगे। तो होता क्या है, अंधाधुंध स्पिन हो रही है, अंधाधुंध मैग्नेटिक मूवमेंट है, सब कुछ अंधाधुंध है। लेकिन मेरे भाई जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे दो कंडीशनें होंगी, या तो मैग्नेटिक मूवमेंट साथ में हो लेगा, साथ में हो लेगा तो पावर को बढ़ाएगा। बच्चे यहां आते हैं कहते हैं अरे वाह सर जी ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, मेरी पावर बढ़ती है, इससे हमारी पावर बढ़ती है, इससे बीडी केडियन की पावर बढ़ती है। कोई बच्चा आके कहते हैं अबे नहीं पढ़ा पाते, चला गया, तो इससे पावर कम होगी, तो उसे कहेंगे एंटी पैरेलल हो गया। एंटी मतलब उल्टा हो गया, पैरेलल मतलब साथ में हो लिया, समांतर हो लिया सर, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब मैग्नेटिक मोमेंट या तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो जाता है या फिर उसके अपोजिट हो जाता है। यहां पर हमने बाकायदा चित्र बना बना के, मेरे भाई इसके पीछे 4 घंटे की मेहनत है। पेपर अच्छा हो कमेंट करके जरूर बताना, कि टेंशन नहीं लेना, हमें कमेंट करो, दिक्कत है जो दिक्कत है वो हमें बताओ मेरे भाई। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करो बीडी केडियन, इंस्टाग्राम पे तो हम देख ही लेते हैं मैसेज, हर 2-3 चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो पहले की कंडीशन है, अंधाधुंध डांस कर रहा है, कहीं भी रैंडमली मूव कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट कहीं भी है, किधर भी मूव कर रहे हो, रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ म्यू। यहां पे म्यू क्या है, म्यू मेरे भाई मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो रैंडम ओरिएंटेशन मतलब अंधाधुंध वाला ओरिएंटेशन है म्यू का, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रही है, कोई फील्ड लीड नहीं है, कुछ नहीं, अंधाधुंध मूव कर रहे हैं, तब इस तरीके का होगा। लेकिन अब मास्टर आ गया, एक्सटर्नल फील्ड आ गई मेरे भाई, ये लो, तो या तो ये सीधे हो जाएंगे यानी पैरेलल हो जाएंगे, या फिर ये उल्टे हो जाएंगे यानी एंटी पैरेलल हो जाएंगे। किसके, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। कुछ चीजें याद रखिए, म्यू क्या है, म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो आगे अभी जैसे जैसे पीडीएफ बढ़ेगी आपके काम में आएगी। म्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। एच क्या है, एच एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो बाहर से हमने अप्लाई की है मैग्नेटिक फील्ड, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, एच क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऊपर की तरफ, इसके पैरेलल होंगे तो ये भी देखो जो म्यू अपना है वो भी ऐसा ही दिखेगा, इसके उल्टे होंगे तो म्यू अपना ऐसा दिखेगा। यानी अब तक प्रोटॉन घूम रहा था, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कर रहा था, अंधाधुंध गति कर रहा था। अंधाधुंध गति कैसे थी, ऐसे थी अंधाधुंध गति। हमने बाहर से एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, हमने बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, अब ये अपनी औकात दिखाने लगे, कायदे की फॉर्म में आ गए। कायदे की कैसे, या तो पैरेलल हो गए चुपचाप सीधे बैठ गए, या फिर एंटी पैरेलल हो गए, विरोध करने वाले हम जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें चली। अब हुआ क्या जरा देखिए,
फॉर अ प्रोटॉन, किसी प्रोटॉन के लिए हमने क्या कहा, दो होगा क्या, दो एनर्जी में स्प्लिट हो जाएगा। ये कैसे होगा, क्या होगा, आपको दिखाते हैं सर, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ, एंटी पैरेलल हो जाता है। इन दो ओरिएंटेशन के कारण दो एनर्जी लेवल्स जनरेट होते हैं, यानी एक हो गया पैरेलल, एक हो गया एंटी पैरेलल। और इस सब फिनोमेनन, जब ये सारी चीजें चल रही थी कि सब लोग ऑर्डर में आ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, तो ये सब होते होते दो खंड बट गए मेरे भाई। पहला लेवल कहलाया E1 यानी एनर्जी का कम वाला, कम एनर्जी वाला लेवल। दूसरा एनर्जी कहलाया E2 अधिक एनर्जी वाला लेवल, क्योंकि जब सपोर्ट में आओगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, वो एक लेवल होगा। मास्टर चौड़ा हो गया, अरे बहुत लोग सपोर्ट में हैं, अंधाधुंध लोग देख रहे हैं, वीडियो शेयर हो रही है, मौज कट गई, कहते भौकाल कट गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया। दूसरा, लोग डिसलाइक कर रहे हैं, यार वीडियो नहीं चल रही, लेवल घुस गया। दो लेवल बट गए मेरे भाई जब इस तरीके की कंडीशनें हुई। कुछ पैरेलल में आए, कुछ एंटी पैरेलल में आए। जिनकी एनर्जी बढ़ गई वो E2 कहलाए, जिनकी कम थी वो E1 कहलाए मेरे भाई। ये देखो, तो इस तरीके से दो लेवल बन गए। पहले लेवल की एनर्जी हुई E1 बराबर माइनस का म्यू BH। सर जी ये क्या है मेरे भाई, म्यू हमने कहा बिल्कुल याद रखना, म्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट। म्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। एच क्या है, एच अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया था, जो मास्टर आए थे वो एच है। एक के लिए क्या होगी, माइनस। क्यों माइनस होगी, क्योंकि E1 वो स्टेट है जहां पे लोग विरोध में हैं, जहां पे मामला गंभीर चल रहा है, तो पहली वाली एनर्जी माइनस होगी। जहां लोग सपोर्ट में, E2 वाला मामला बिल्कुल रफ एंड टफ चल रहा है, सपोर्ट में है लोग, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी एनर्जी होगी माइनस का म्यू BH, इसकी एनर्जी होगी प्लस का म्यू BH। अब देखो मेरे भाई, यहां क्या है, लोग खिलाफ हो गए, नेगेटिव एनर्जी है, यहां लोग सपोर्ट में है, पैरेलल है, पॉजिटिव एनर्जी है। अगर हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है तो भैया डिफरेंस कैसे निकालोगे, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव को घटा दोगे। हमने परिवर्तन यानी डिफरेंस एनर्जी में निकालने के लिए बाद वाली एनर्जी में से पहले वाली एनर्जी को घटा दिया, बाद वाली एनर्जी घटाया, पहले वाली एनर्जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एनर्जी का डिफरेंस आ गया 2 म्यू BH। सर जी म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट है, एच जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है मैग्नेटिक फील्ड वो है, ये बी क्या है मेरे भाई, बी क्यों कहलाता है, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। बोहर ने एक कांस्टेंट दिया जिसे कहा गया बोहर्स मैग्नेट्रॉन। इन्होंने कहा अगर इतना मान चल रहा हो EH/4πmc, इस सबको कैलकुलेट कर लो। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, H माने प्लांक नियतांक है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, C मेरे भाई प्रकाश की चाल है। सारा मान रख के अगर इतना मान आ रहा, उसकी सबकी जगह पर एक कांस्टेंट रख सकते हो जिसे बोहर्स मैग्नेट्रॉन कह देना, मेरा नाम ले देना बोहर का, और बी रख के इस्तेमाल कर लेना, इतना ढोना नहीं पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में जो बी है वो क्या है, बोहर्स मैग्नेट्रॉन है। तो इस तरीके से मेरे भाई बी और म्यू है कांस्टेंट। जब बी और म्यू कांस्टेंट, देखो बी कांस्टेंट म्यू कांस्टेंट, तो एनर्जी का मान एच के समानुपाती हो जाएगा, यानी 2 म्यू बी सब नियतांक है। ई का मान निर्भर करेगा सिर्फ एच पे, एच माने मैग्नेटिक फील्ड है, ई माने एनर्जी है, यानी ई का मान एच पे निर्भर करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जितनी बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, समानुपाती का मतलब क्या होता है, निर्भर करता है। मेरा बोलना आपके सुनने के समानुपाती है। हम जितना ज्यादा बोलेंगे आप उतना ज्यादा सुनोगे। हम ना बोलें यहां आए, अब हम कल पढ़ाएंगे, हम यहां आए कुछ ना बोलें तो क्या आप कुछ नहीं सुन पाओगे मेरे भाई। तो इस तरीके से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस, यानी डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हमने दो लेवल बांट दिए। एक हुआ कम एनर्जी वाला लेवल, कम एनर्जी का लेवल कितना है, माइनस का म्यू BH। दूसरा है ज्यादा एनर्जी वाला लेवल, ज्यादा एनर्जी वाला लेवल कितना है, प्लस का म्यू BH। इस तरीके से दो एनर्जी लेवल बट गए। एक की एनर्जी नेगेटिव हो गई क्योंकि बहुत सारे लोग एंटी पैरेलल हो गए थे, एक की एनर्जी पॉजिटिव हो गई क्योंकि बहुत सारे लोग साथ भी हो लिए, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमने निकाला वो कहलाया डेल्टा E बराबर 2 म्यू BH। म्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, बी क्या है, बोहर्स मैग्नेट्रॉन है, और एच क्या है मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भाई, तो इस तरीके का पूरा सिनेरियो चला। यहां लिख दिया डेल्टा E इज स्मॉल एंड लाइज इन रेंज ऑफ रेडियो वेव्स ऑफ MR, यानी एनर्जी का मान बहुत कम होगा। और वो कितना कम होगा, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनकी जो कम फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स होती हैं उतनी ही एनर्जी इन्हें मिलती है, जिससे इलेक्ट्रॉन घूमना घामना शुरू कर देते हैं सर। ठीक है, तो डेल्टा E का मान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेंज में आ जाएगा, जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी रेंज में ही ये
होगा सर, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें परमाणु यानी एटम कहते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़े में नहीं होंगे तो कुछ एक एक्स्ट्रा स्पिन हमें मिलेगी। जब हमें एक्स्ट्रा स्पिन मिलेगी तो क्या होगा, उससे मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा, अंधाधुंध मूव करेगा, अंधाधुंध मूव करेगा, हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे क्या होगा, कुछ लोग बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, कुछ लोग उल्टे हो जाएंगे। जब कुछ उल्टे हो जाएंगे तो कुछ जगह की एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ लेवल्स की। जो लोग सपोर्ट में आ जाएंगे कुछ की एनर्जी बढ़ जाएगी। इस तरीके से दो लेवल्स बन जाएंगे। उन दोनों लेवल्स के डिफरेंस को हमने डेल्टा ई मान लिया। कम वाले की एनर्जी E1 माइनस में मान ली, ज्यादा वाले की एनर्जी E2 प्लस में मान ली। डेल्टा ई हमने एक में से दूसरे को घटा के निकाल लिया और इस तरीके से हमें डेल्टा ई मिल गया। डेल्टा ई वो एनर्जी है जो H यानी मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर कर रही है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, उनके बीच में ये लाई करेगी सर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। जो वीडियो को पूरी देखना आखिरी तक, नीचे कमेंट करके जाना, भले ही 10 लोग देखेंगे, दिल से खुशी होगी। बहुत मेहनत से बनाई है ये वीडियो हमने, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। आज हमने सारी चीजें कैंसिल करी, घर भी नहीं गया। अभी जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं मेरे भाई, तो देखिए रात का 10:30 बजा हुआ, अगर आप देख पा रहे हो सर, ठीक है। और अभी ये वीडियो चलती रहेगी, फिर हम ये एडिट करके अपलोड करके आज ही जाएंगे, कल सुबह 9 बजे आप इसे देख रहे होगे। तो मन लगा के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, एनर्जी की बात कर ली। जब न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं तब न्यूक्लियाई E1 से E2 में फ्लिप कर जाता है। अब ये देखिए बात वही हुई है कि ये जो एनर्जी का गैप आया है डेल्टा ई, जब न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है भाई। सीधी सी बात हम आपको समझाते हैं। मान लिया जिस घर में हम रहते हैं इसकी कीमत मान ले रहे चलो 50 लाख रुपए है, ठीक है। हमारा सपना है कि हम एक घर खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए हो। तो हमारे और उस घर के बीच का जो गैप है वो भी 2 करोड़ रुपए का है। सेम उसी तरीके से E1, ये इस घर को आप E1 मान लीजिए, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, घर की ड्रीम घर की बात कर रहे हैं, ड्रीम हाउस की, वो उसकी कीमत आप E2 मान लीजिए। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। जिस दिन मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए और होंगे वो घर हमारे पास होगा, उसी हम यहां से फ्लिप कर जाएंगे उस घर में। उसी तरीके से डिफरेंस कितना है, E1 से E2 का डेल्टा ई डिफरेंस है। तो जब डेल्टा ई एनर्जी न्यूक्लियस को मिल जाएगी, उतने रुपए उसे मिल जाएंगे, यानी उतनी एनर्जी मिल जाएगी जो वो फ्लिप कर सके एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या करेगा, E1 से E2 में फ्लिप कर जाएगा, यानी चला जाएगा। अब क्या होगा, देखो डेल्टा ई का मान समानुपाती होता है किसके, H के। ऊपर हम लोगों ने लिखा था कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे एनर्जी का गैप बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से E बराबर एच न्यू होता है। एच न्यू क्या होता है, फोटोन की एनर्जी होती है। 4th सेमेस्टर में इतना पता होना चाहिए कि जो लाइट होती है उसमें उसे छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जिसे फोटोन कहते हैं, और फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है। तो E बराबर अगर एच न्यू रखें, एच प्लांक नियतांक होता है, न्यू क्या है मेरे भाई, न्यू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मान एच यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगा, ठीक है भाई। तो हमने लिख दिया, अतः एब्जॉर्ब होने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी, अब यहां पे 3-4 चीजें हो गई हैं, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी एनर्जी का गैप उतना ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा चाहिए होगी सर, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने पूरा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके किस तरीके से स्पेक्ट्रम बनते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो अगली हेडिंग है NMR स्पेक्ट्रा। तो हम लोगों के पास कौन सी वेव होंगी, रेडियो वेव्स होंगी। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी जो पढ़ रही थी उन्हें उतना ही रखेंगे, ना तो उन्हें बढ़ाएंगे ना उन्हें हम लोग घटाएंगे। तथा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं। क्या करेंगे, जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे थे, जिससे लोग पैरेलल या एंटी पैरेलल आए थे, उसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसे वेरी करेंगे। जब वेरी करेंगे तो H की सर्टेन वैल्यू पर डेल्टा E का मान प्रोटॉन की एनर्जी के बराबर हो जाएगा। फोटोन की एनर्जी के बराबर हो जाएगा। फोटोन की एनर्जी अभी बताई कितनी होती, एच न्यू होती है। यानी हम लोग क्या करना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिल रही हैं वो उतनी ही रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई उसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे। हमने क्या कहा, जब एनर्जी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो एनर्जी गैप भी बढ़ेगा। तो तब तक बढ़ाते घटाते रहेंगे जब तक एनर्जी फोटोन की एनर्जी यानी एच न्यू के बराबर ना हो जाए। जब ये एच न्यू के बराबर हो जाएगा और न्यूक्लियस E1 से E2 में फ्लिप कर जाएगा, यानी वही जो एनर्जी का गैप जब वो कवर हो जाएगा तो E1 से E2 में फ्लिप कर जाएगा। एनर्जी का यह एब्जॉर्प्शन एक पीक या सिग्नल देगा जिसे डिटेक्टर में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। जैसे ही मेरे भाई
E1 यानी पहले एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस फ्लिप करेगा, जंप करेगा या जाएगा, वैसे ही डिटेक्टर में जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करने के लिए रखा होगा, रिकॉर्डर में एक सिग्नल मिलेगा। ये कैसा सिग्नल होगा? देखा होगा पिक्चरों में मेरे भाई, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे सिग्नल चलते हुए दिखाई देते हैं, वैसा एक सिग्नल मिलेगा मेरे भाई। लो सिग्नल दिलवाते हैं, ये लो, इस तरीके का एक सिग्नल मिलेगा। ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की है वो है। ये H क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते रहे, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते रहे, एब्जॉर्ब होता रहा, एनर्जी बढ़ती रही। जैसे E1 से E2 में फ्लिप हुआ, हमें मिला एक रिकॉर्डर में सिग्नल। जो रिकॉर्डर में सिग्नल मिला कुछ इस तरीके का सिंगल सिग्नल था, और इसे ही हम लोगों ने कहा NMR स्पेक्ट्रम। क्या कहा? NMR स्पेक्ट्रम। ये जो अभी ये इतना स्पेक्ट्रम नहीं है, NMR सिग्नल है। होगा क्या? ये सिग्नल बड़े कठिन होंगे। जब सिग्नल बहुत कठिन होंगे तो अपने आप फ्लिप होना शुरू हो जाएंगे, स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। कोई सिग्नल 2 में टूटेगा तो डबलेट कहलाएगा, कोई सिग्नल 3 में टूट जाएगा तो ट्रिपलेट कहलाएगा। कैसे क्या होगा इसे आगे समझते हैं। देखिए सर, तो हमने ये पूरा बना दिया एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं उसे समझिए। मान लिया कोई अपने पास कंपाउंड है CH3CH2OH, ठीक। तो यहाँ पे 3 है सिग्नल, एक OH है, एक CH2 है, एक CH3 है, ठीक। ध्यान से समझना इसे। 3 तरीके के इसमें हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया। 3 सिग्नल यानी 3 पीक आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या OH के लिए ये पीक है, CH2 के लिए ये है, CH3 के लिए ये है। लेकिन मेरे भाई ये काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन होंगे, उसे अभी हम लोग आगे समझेंगे, परेशान मत होना बिल्कुल भी। ये H क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरीके के सिग्नल प्राप्त होंगे। इंटरप्रिटेशन के लिए 3-4 चीजें जरूरी पड़ती हैं, जैसे नंबर ऑफ NMR पीक्स, कितने सिग्नल आपको मिल रहे हैं, ये जरूरी रहेगा NMR में। यह मॉलिक्यूल में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के टाइप को शो करेगा कि कितने तरीके, जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे उतने ज्यादा आपको सिग्नल मिलेंगे। जैसे अगर आपको यहां 3 सिग्नल मिले हैं तो इसका मतलब 3 तरीके के प्रोटॉन होंगे। एक प्रोटॉन वो है जो C से जुड़ा हुआ 3 के साथ में, एक प्रोटॉन वो जो C से जुड़ा लेकिन 2 के साथ में, एक प्रोटॉन वो है जो O से जुड़ा हुआ। जितने प्रकार के प्रोटॉन उतने पीक यानी उतने सिग्नल आपको प्राप्त होंगे पहली बार, ठीक है। अभी निकाल के दिखाएंगे प्रॉपर हम। पोजीशन ऑफ NMR पीक यानी यह ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स के टाइप को बताएगा कि जो प्रोटॉन का टाइप है वो कितना है, उनके ग्रुप कैसे हैं, उन्हें बताएगा क्या? पोजीशन ऑफ NMR पीक, ठीक है। और तीसरा होगा इंटेंसिटी ऑफ पीक। यह डिफरेंट ग्रुप में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के रेशियो को बताता है। रेशियो जितना ज्यादा होगा पीक उतना ऊंचा जाएगा। जैसे अलग अलग, ये देखिए सर, इसका पीक कितना ऊपर है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है, यानी इस तरीके से ये ग्रुप रेशियो को बताएगा। रेशियो जितना ज्यादा पीक उतना ज्यादा होगा। तो ये 3 चीजें डिपेंड करेंगी। अब देखिए यहां से चीजों को, तो अगर हम बात करें इसकी NMR की तो 3 हमें पीक मिले हैं। रेशियो इनका इंटेंसिटी का क्या है? 3:2:1। यहां तक तो चीजें ठीक है। अब समझना भाई, एक अलग से चीज पेपर में पूछी जाती है, शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होती है। जब मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा मेरे भाई, तो या तो मैग्नेटिक मूवमेंट सपोर्ट में आएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट एंटी पैरेलल यानी सपोर्ट में नहीं होगा। जब सपोर्ट में होगा तो मेरे भाई क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और जब सपोर्ट में नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मान कम हो जाएगा। तो यहां हमने क्या लिखा है? न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब भैया जो नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहे हैं, उनकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? जिसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए, अभी तक सिर्फ नाभिक की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग पूरे एटम की बात करेंगे, पूरे परमाणु की बात करेंगे, तो थोड़ी बहुत जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन भी जनरेट करेंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड भी या तो सपोर्ट करेगी या विरोध करेगी। तो लो मेरे भाई, यह H को रीइंफोर्स या अपोज करती है, यानी या तो ये सपोर्ट करती है या विरोध करती है। इस प्रकार 2 केस संभव हैं। पहला क्या है? इफ द म्यू अपोजेस H, यानी जो इलेक्ट्रॉनों ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी है वो सपोर्ट में नहीं है, विरोध में। इससे क्या होगा? तब न्यूक्लियस के द्वारा कम एक्सटर्नल फील्ड, अगर विरोध में है तो जितनी फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उतनी नहीं मिल पाएगी न्यूक्लियस को। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एटम पे, न्यूक्लियस पे थोड़ी लगा रहे हैं, परमाणु के ऊपर हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन कहेंगे भैया ऐसा है, अंदर नाभिक है, चक्कर तो बाहर हम लगा रहे हैं, तुम्हारे बस की हो तो तुम नाभिक के पास पहुंच के जाओ। तो पहले उससे लड़ना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। विरोध करेंगे तो कुछ कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव होगा।
इन कंडीशन में पीएमआर सिग्नल प्राप्त करने के लिए प्रोटॉन्स को अब और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, यानी जितनी से काम चल रहा है उतनी से नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन ड्रामा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को भी भैया जोतने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन जैसे हमने लिख भी दिया है, जैसे बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है, बेंजीन में H हटाओ, OH लगा दिया, फिनॉल बन गया, Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन बन गया, CH3 लगा दिया, टॉलुइन बन गया, CHO लगा दिया, बेंजल्डिहाइड बन गया। यानी मेरे भाई जितने भी बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं वो सब अप फील्ड यानी ज्यादा वाले का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कहीं सपोर्ट में आ गए, घर का बेदी लंका डाय, आओ मिलके प्रोटॉन को कुटवाएं, वो वाला मामला हो गया तो मामला बढ़िया, फिर तो कम ही फील्ड लगानी पड़ेगी। लो मेरे भाई, अगर म्यू रीइंफोर्स करे, सपोर्ट करे, तो तब न्यूक्लियस H से अधिक एक्सटर्नल फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। जितनी लगाई, संग में इलेक्ट्रॉन भी सपोर्ट में आ गए, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है उसका अनुभव करेगा। प्रोटॉन को लगेगा, न्यूक्लियस को लगेगा यार बड़ा मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, बाहर से तो कम लग रही, लेकिन संग में इलेक्ट्रॉन ने भी सपोर्ट कर दिया है। इस कंडीशन में पीएमआर सिग्नल को प्राप्त करने के लिए फोटोन को लोअर मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, यानी तब हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कम करना पड़ेगा अगर हमें अपना सिग्नल चाहिए है तब। तो जब कम करेंगे मेरे भाई, तो इसे हम लोग कहेंगे डी शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहेंगे, डी शील्डिंग इफेक्ट। जैसे एसिटिलीन डाउन फील्ड ऑब्जर्व करती है, एसिटिलीन एक सिग्नल देती है जो क्या करती है, डाउन फील्ड, उसे कम चाहिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करते हैं सर। ठीक है, तो डी शील्डिंग और डी शील्डिंग होता है, ये भी समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी सपोर्ट करेंगे कभी अपोज करेंगे सर। ठीक है, ये भी डिटेल में हमने आपको बता दिया। फिर एक और बहुत काम की चीज है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होगा, सुनो भाई, जब कभी भी होगा क्या, शील्डिंग और डी शील्डिंग होगी, तो होगा क्या, जो अपना सिग्नल बनने वाला था वो ओरिजिनल जगह पे नहीं बनेगा। शील्डिंग हो गई, पता चला थोड़ा सा आगे बढ़ गया, या डी शील्डिंग हो गई, पता थोड़ा पीछे बढ़ गया, तो वो जितना आगे पीछे बढ़ेगा उसे डेल्टा से नापेंगे और कहेंगे केमिकल शिफ्ट। ठीक है भाई, देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग तथा डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण पीएमआर सिग्नल की पोजीशन चेंज हो जाती है। यानी ये जो शील्डिंग डी शील्डिंग हो रही है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो जहां पे एक्यूरेट सिग्नल आना चाहिए वहां पे सिग्नल नहीं आएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। और जब पोजीशन चेंज हो जाएगी मेरे भाई, तो जिसे हम लोग कहेंगे केमिकल शिफ्ट। अब केमिकल शिफ्ट को नापेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग एक यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, टीएमएस। टीएमएस का नाम होता है टेट्रामेथिलसाइलिन। इसकी कुछ खास बात होती है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनो, होता क्या है, किसी भी चीज को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यानी मानक मानते हैं। जैसे लंबाई को नापने का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, मान ही तो रखा है हमने। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, मान ही तो रखा है। वैसे ही हम लोग केमिकल शिफ्ट को नापने के लिए टीएमएस यानी टेट्रामेथिलसाइलिन मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि टेट्रामेथिलसाइलिन की कुछ खास बात होती है, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं लेकिन सब एक ही जैसे होते हैं, सब एक जैसा सिग्नल देते हैं, एक जैसी एनर्जी एक ही पॉइंट पे देते हैं, तो इसमें शील्डिंग डी शील्डिंग नहीं होती है। तो हम लोग इसे कहते नहीं है कि घंटाघर से शुरू करो, क्योंकि पता है घंटाघर कहीं नहीं जाएगा, वो निश्चित है वहीं पे। वैसे टीएमएस निश्चित है, इसी से शुरू कर दे रहे हैं मेरे भाई। जैसे हम कहें आपका समय शुरू होता है अब, तो समय जीरो थोड़ी है, लेकिन वहां से शुरू किया है हमने। तो टीएमएस एक ठोस आदमी मिल गया, सिग्नल बार बार नहीं बदल रहा है, एक ही जगह है। जैसे हम पिछले 12 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आदमी हम पे भरोसा कर लेगा। क्यों, बोले अरे यार करा देंगे, वो टेंशन ना लो। कई बच्चों ने कहा कि सर जी पेपर आ गए हैं, अब देखो भैया ये पूरी वीडियो आपको मिल गई, बच्चा खुश। ऐसे 4-5 वीडियो डाल देंगे, बच्चा अरे सर जी मौज काट दी। ऐसा ही होता है, जब आपके पास अनुभव है सब चीजें, तो आप कर सकते हो। और ये भी डिटेल में लेके आ रहा है, काम नहीं चला रहे, आपका मन लगा के पढ़ो भाई। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग डी शील्डिंग के कारण पीएमआर में पोजीशन में चेंज हो जाता है, जिसे केमिकल शिफ्ट कहते हैं। इसे नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टीएमएस का। टीएमएस का नाम क्या है, टेट्रामेथिलसाइलिन को स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि भैया इसी से शुरू करेंगे हम। क्यों शुरू करेंगे वो भी सुनना। तथा केमिकल शिफ्ट को हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित किया करेंगे। किससे करेंगे मेरे भाई, डेल्टा से हम लोग प्रदर्शित किया करेंगे। किसी कंपाउंड का पीएमआर सिग्नल प्राप्त करने के लिए उसमें टीएमएस को मिला देंगे। जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड का आपको सिग्नल प्राप्त करना है मेरे भाई। अब आपने क्या करा, उसमें टीएमएस मिला दिया, जितना उसमें शील्डिंग या डी शील्डिंग होनी होगी हो जाएगी, उतना वो हटा हुआ नजर आएगा। वहीं से नाप लेंगे कि टीएमएस से 1 हटा है, टीएमएस से 2 हटा है, टीएमएस से 4 हटा है, वही डेल्टा की वैल्यू होगी। टीएमएस से प्राप्त सिग्नल डेल्टा बराबर 0 को प्रदर्शित करता है, यानी जो टीएमएस का सिग्नल है उसे 0 मानेंगे, और फिर जितने सिग्नल हम लोगों को मिलते जाएंगे उस तरीके से इसे नाप लेंगे। सर कैसे नापेंगे वो भी बता दे रहे हैं।
ये देखो, ये है मेरे भाई टेट्रा मेथिल साइलेंट, TMS। टेट्रा मतलब 4, मेथिल मतलब CH3 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 CH3, 4 CH3 लगा दिए। साइलेन का मतलब सिलिकॉन होता है, इसलिए इसे कहते हैं TMS। ठीक है मेरे भाई, अब देखो क्या करेंगे। TMS चुनने के कारण ये भी हमने लिख दिया। क्यों TMS ही क्यों लिया हमने? क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसमें कई प्रोटॉन होते हुए भी, बहुत सारे प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 12 प्रोटॉन है, लेकिन फिर भी इनकी खास बात क्या है? सिर्फ एक ही सिग्नल देता है। मजबूत आदमी है, भटकाएगा नहीं, शील्डिंग नहीं करेगा, डी शील्डिंग नहीं करेगा, तथा प्रोटॉन एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी एक ही स्थान पर करते हैं, तथा ये इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं, कोई क्रिया नहीं करेंगे, किसी में मिला दो, कुछ भी करो, कैसे भी रिएक्शन करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा होते हैं मेरे भाई, इसमें सबको मिला देते हैं। जैसे हमने ग्राफ से आपको समझाया है, TMS को हमने 0 मान रखा है। ये देखिए, जहां पे TMS का सिग्नल प्राप्त हुआ वो 0 है। उसके बाद मान लिया ये शील्डेड है, ये डी शील्डेड है, यानी कहीं पे क्या हुआ होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई होगी, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड घट गई होगी, तो कहीं पे शील्डेड मिल गया, कहीं पे डी शील्डेड मिल गया, इस तरीके से चलेगा। अगर हम बात करें शिफ्ट की, तो मेरे भाई अगर यहां से यहां तक की शिफ्ट करें, डेल्टा का मान कितना? 2 हो गया। यहां से यहां तक की बात करें, डेल्टा का मान कितना? 5 हो गया। तो शील्डिंग, डी शील्डिंग, ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं। TMS को हमेशा कहां मानते हैं? 0 पर मानते हैं। ठीक है भाई। अगर डेल्टा की वैल्यू कम हो तो इसे शील्डेड कह देंगे, अगर डेल्टा की वैल्यू ज्यादा हो तो डी शील्डेड कह देंगे। देखो, डेल्टा की वैल्यू सिर्फ 2 है तो शील्डेड कहलाएगा, 4-5 तक पहुंच गई तो ये डी शील्डेड कहलाएगा। ठीक है भाई। फिर एक आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, या स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होती है? मेरे भाई कपलिंग इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अपना सिग्नल होगा वो 2 में टूट जाएगा, कपल में टूट जाएगा, तो कपलिंग कह दो। या स्प्लिटिंग माने भी टूटना होता है। होता क्या है, जब सिग्नल बन रहे होते हैं तो सिग्नल बहुत कठिन हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? छोटे छोटे सिग्नल्स में टूट जाते हैं। अगर वो 2 सिग्नल्स में टूटते हैं तो उसे डबलेट कहते हैं, 3 में टूटते हैं तो उसे ट्रिपलेट कहते हैं, 4 में भी टूटते हैं, दिखाएंगे अभी कैसे। तो जनरली किसी कंपाउंड में जितने प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के अलग अलग प्रकार हैं, कोई Cl से जुड़ा है, कोई H से जुड़ा है, कोई O से जुड़ा है, अलग अलग तरीके के प्रोटॉन है, अभी एग्जांपल दिखाएंगे। उतने तरीके के ही सिग्नल मेरे भाई बनते हैं, मतलब उतने प्रकार के PMR स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होते हैं। परंतु अधिकतर PMR स्पेक्ट्रम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी कठिन होते हैं, जटिल होते हैं, इन्हें पढ़ना मुश्किल होता है। तो सिग्नल कई पीक्स में अपने आप टूट जाते हैं, यानी स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें अधिक प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। यानी जितने प्रकार के प्रोटॉन उतनी तरीके से स्प्लिटिंग होगी। कैसे होगी समझिए मेरे भाई। इसे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग कह देंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 1,2 ट्राइक्लोरोएथेन, इसका फार्मूला होता है ClCH2 CHCl2। एक प्रोटॉन यानी H, प्रोटॉन मतलब H की बात हो रही है, एक प्रोटॉन है जो बेचारा कार्बन और क्लोरीन से घिरा हुआ है, तो इसे A टाइप का प्रोटॉन मान लिया। दूसरा प्रोटॉन है राजा है, सिर्फ कार्बन इसके संग में है, मस्त जिंदगी कट रही है, B टाइप का प्रोटॉन। तो इसमें कितने तरीके के प्रोटॉन है? 2 टाइप के प्रोटॉन है। तो इसमें सिग्नल भी कितने तरीके के बनेंगे? 2 तरीके के बनेंगे। ये देखो, के मॉलिक्यूल में 2 प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, तथा PMR स्पेक्ट्रम में इन प्रोटॉन्स के सिग्नल ट्रिपलेट और डबलेट के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी 2 सिग्नल मिलेंगे, एक सिग्नल ट्रिपलेट यानी 3 में टूट जाएगा तो ट्रिपलेट, एक सिग्नल 2 में टूट जाएगा तो उसे डबलेट कहेंगे सर। ठीक है, ये देखो इस तरीके का सिग्नल होगा। यहां पे अपना TMS है, ये तो 0 मान ही रखा है, एक सिग्नल हमें यहां पे मिला है सर। ठीक है, ये वाला सिग्नल देखिए, यही सिग्नल यहां दिखाया गया है। ये वाला सिग्नल देखिए 3 में टूटा हुआ, ये वाला सर देखिए, ये वाला सिग्नल 3 में टूटा हुआ, 1 2 3, तो इसे कहेंगे ट्रिपलेट। ये कितने में टूटा? 2 में टूटा है, तो इसे कहेंगे डबलेट। यानी इसमें 2 सिग्नल होंगे, एक डबलेट कहलाएगा, एक ट्रिपलेट कहलाएगा। क्यों 2 प्रकार के हैं? क्योंकि मेरे भाई इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन है, एक बेचारा क्लोरीन वोरीन सबके संग में एक प्रोटॉन है, एक दूसरा प्रोटॉन है जो अकेले कार्बन के साथ है। तो 2 तरीके के इसमें प्रोटॉन है, इसलिए 2 तरीके के इसमें। ये देखिए A वाला प्रोटॉन ये है, तो इसका ये 3 में टूट गया, ये B वाला है तो ये 2 में टूट गया। ठीक है भाई। फिर और देखिए, तो हमने लिख दिया CHCl2 के प्रोटॉन A का सिग्नल 3 पीक में, तथा CH2Cl के प्रोटॉन B का सिग्नल 2 पीक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण टूट जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे लोग और सिग्नल्स में तोड़ देंगे। जो 2 में टूटेगा वो डबलेट, जो 3 में टूटेगा वो ट्रिपलेट कहलाएगा सर। ठीक है। फिर देखिए, प्रत्येक डबलेट की 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम होती है। जब अब यहां पे देखिए, ये देखिए इस तरीके से दिखाएंगे, डबलेट मतलब 2 में टूटा तो 2 के बीच की दूरी सेम है, ये दूरी सेम है, दूरी सेम है, दूरी सेम है, ये 3 वाला है। तो जो 2 के बीच की दूरी सेम होती है उसे हम लोग कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट। ये भी पूछता है अलग से 1 नंबर में, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? तो उसे हम लोग कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट, J से लिखते हैं, इसे हर्ट्ज से हम लोग व्यक्त करते हैं सर। ठीक है।
एप्लीकेशन की बात करें तो किसी कंपाउंड की आप पहचान कर सकते हो इसकी सहायता से। जैसे आईआर स्पेक्ट्रम में क्या होता फिंगर प्रिंटिंग होती है। एक फिंगर प्रिंटिंग मैच कर ली, दूसरे से मैच कर लिया, अगर एक कंपाउंड पहचान में आ गया, उससे मिलता जुलता दूसरा कंपाउंड है, तब हम लोग इसे कहते हैं मेरे भाई फिंगर प्रिंटिंग के जरिए, जैसे आईआर से भी ज्ञात कर लेते हैं कंपाउंड, और हम लोग पीएमआर स्पेक्ट्रम से भी मैचिंग करके कंपाउंड पता कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का निर्धारण कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, उसके बहुत सारे पीएमआर स्पेक्ट्रम बना लो, पता चल जाएगा कि किस तरीके का स्पेक्ट्रम ये दिखा रहे हैं सर। ठीक है, जैसे एथिल ब्रोमाइड एक होता है, बीआर के साथ एक प्रकार का प्रोटॉन, सी के साथ में दूसरी तरीके का प्रोटॉन, दो प्रकार के प्रोटॉन है, तो इसमें क्या एक ट्रिपलेट बनता है, एक क्वार्टेट बनता है। ट्रिपलेट मतलब इसमें मेरे भाई 3 दिखेंगे, 1 2 3 तो ये ट्रिपलेट है, इसमें 1 2 3 4 तो ये क्वार्टेट है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे ही अगर 1 2 हम और आपको एग्जांपल के बता दें, एथिल एसीटेट, इसमें एक देखो सी के संग वाला 1 प्रोटॉन, यहाँ पे सी के संग वाले 2 प्रोटॉन, सी के संग वाले 3 प्रोटॉन, 3 तरीके के प्रोटॉन है, तो इसमें 3 आपको पीएमआर स्पेक्ट्रम मिलेंगे। देखो एक 3 वाला मिल गया, ठीक है, एक सिंगल मिल गया, एक 4 वाला मिल गया। इस तरीके से मेरे भाई एथिल एसीटेट का स्पेक्ट्रम बनता है। ये पूरी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एप्लीकेशंस के साथ में हमने डिटेल कर दी है मेरे भाई। इसकी पीडीएफ अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो यहीं ऐड कर देंगे हम सर। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो सर, ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाके BD BSc सर्च कर लो, टेंशन ना लो मेरे भाई। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताओ, पेपर जल्दी है वो भी कमेंट करके बताओ। एक एक दिन में 2 2 3 3 वीडियोस डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।